हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 7 की केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं या आप सब लोग जिन्होंने लेक्चर्स देखा है उसको पता होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम फर्दर क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या शुरू करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस के बारे में आप जान चुके हैं कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सार इन टेस्ट, और जो बेसेस होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में। और आप सबको पता है टेस्ट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम सिर्फ पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस करके आज के लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं दे आर सार इन टेस्ट, और जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी एसिड को टेस्ट करें। क्या करें? टेस्ट करें। समझ में आ रही बात? किसी भी एसिड को हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये हमारा एक्सपीरियंस कैसे आया, वो सारे सब्सटेंसेस जो हमारे खाने की चीज़ें हैं जो खट्टे होते हैं खाने में, उनमें एसिड होता है, और वो सारी खाने की चीज़ें जो बिटर होते हैं खाने में, तीखा होता है, इसका मतलब उसमें क्या होता है? बेस होता है। समझ में आ रही बात? कड़वा, तीखा तो गलत शब्द है हमारे लिए, हम क्या बोलेंगे? कड़वा। तो जो कड़वा होता है उसमें क्या होता है? बेस होता है। और एडिबल सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एडिबल सब्सटेंसेस कंटेनिंग बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। डजंट मीन कि हम किसी भी एसिड या बेस को टेस्ट करें। आ रही है बात समझ में? एसिड के लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर भी हमारा एक टॉपिक होगा एसिड और बेस को जांच करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हम शुरू करते हैं और आगे टॉपिक्स पढ़ते हैं और क्या क्या बातें पढ़ सकते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। जो एसिड्स होते हैं ऑल द एसिड्स जो होंगे, सारे एसिड्स हमारे क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल। और जो बेसिस होंगे मोस्टली वाटर सॉल्युबल होंगे। एसिड्स हमेशा वाटर सॉल्युबल होंगे और जो बेसिस होंगे वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल होंगे। और जो बेसिस हैं दे आर सोपी इन टच। सोपी को आप स्लिपरी भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप टच करेंगे तो वो हमेशा स्लिपरी टच देगा, फिसलन उसमें होंगी एक। समझ में आ रही बात? और वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्केलीज। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्केलीज। ये ज़रूर आपने सुना होगा। एसिड वाटर सॉल्युबल ही होते हैं तो उसको अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एज एल्केलीज। ये बात हो गई। उसके बाद कलर की अगर हम लोग बात करें, एसिड्स और बेस की कलर की अगर हम लोग बात करें तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स कलरलेस होता है। मिनरल एसिड्स आर कलरलेस। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड है वो कभी कभी येलो अपीयर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड येलो क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन डायमंड कलरफुल अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इन द सेम वे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस होता है, बट इट समटाइम अपीयर्स येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। और बेसेस की कलर की अगर हम लोग बात करें तो बेसेस आर ऑल्सो कलरलेस एक्सेप्ट कौन कौन सा बेस हमारे पास बेस है? ये याद रखने की बात है, आयरन के ऑक्साइड्स, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे ये कलरफुल होंगे। और किसके हाइड्रोक्साइड्स? कॉपर के हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड्स और आयरन के हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे ये होंगे कलरफुल। बाकी सब बेसिस जो होंगे दे आर कलरलेस। तो क्या क्या बातें हुई अब तक हुई? जो एसिड्स होंगे दे आर सार इन टेस्ट, जो बेसिस है दे आर बिटर इन टेस्ट। All the acids are water soluble, mostly bases are water soluble, and the water soluble bases are called alkalis. Bases are soapy or slippery in touch, and acids को हम लोग टच नहीं करते because they are corrosive in nature. किस नेचर का होता है? corrosive.
इनफैक्ट अगर बेसिस की बात करें, बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव, लेकिन उसमें एक सोपी स्लिपरी टच होता है, लेकिन एसिड्स में ऐसी कोई बात नहीं होती, दे आर ऑलवेज कोरोसिव। अगर ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपके स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट करके आपके स्किन को बर्न कर देता है, यानी कि प्रोटीन को एक्चुअली वो बर्न कर देता है, जला देता है। और अगर कलर की बात करें तो मिनरल एसिड्स आर कलरलेस, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सब टाइम अपीयर्स येलोइश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। और हमारे पास जो बेसेस होते हैं दे आर ऑल्सो कलरलेस, लेकिन कुछ ऐसे बेसेस हैं जो कलरफुल होते हैं, उसमें आयरन के हाइड्रोक्साइड्स हैं और कॉपर के हाइड्रोक्साइड्स हैं। ये बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमारा मेन कंसर्न होता है केमिस्ट्री में, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस जानने की बात है जो आपने जान लिया, ठीक है। और ये बातें मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते थे जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पियर्सन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान देंगे। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले एसिड्स का पढ़ेंगे फिर बेस का पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एसिड्स जो हैं वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑल द एसिड्स प्रोड्यूसेस H+ आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि पानी में ये क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन, फर्निशेस H+ आयन्स इन वाटर, और यही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आप एसिड्स को पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत क्या बात आनी चाहिए कि ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? H+ आयन प्रोड्यूस करने वाला है। अब कौन कौन सा स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज आपके बुक में डिस्कस किया गया है, ज़रा एक बार देख लेते। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ रिएक्शन है। किसके साथ? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। कौन सा मेटल्स? ये मेटल्स हमारे पास होंगे एक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? तो अगर आप जनरल रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन देखेंगे अगर आप, तो होगा क्या? जनरल रिएक्शन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये जनरली ऐसा होता है कि किसी मेटल को जब आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड का मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड कम है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। क्या बनेगा? जब मेटल को आप किस में डालेंगे? डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। दिस इज नॉट द केस फॉर ऑल द टाइम, ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। वो केसेस हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी जहाँ जहाँ होता है वो रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एसिड लेते हैं हम लोग HCl। क्या लेते हैं? HCl। HCl एसिड कब होगा? जब इसको पानी में घोलेंगे, और पानी में घुला हुआ एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं? AQ, एक्वस। क्या लिखते हैं? एक्वस सोल्यूशन। HCl का एक्वस सोल्यूशन, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमने क्या डाल दिया? जिंक ग्रेनुअल्स। ये हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एग्जाम्पल्स। हमने जिंक के ग्रेनुअल्स डाले, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। किसमें है? तो इसमें डिज़ोल्व करते ही यहाँ पे एक सॉल्ट बना जो कहलाया ZnCl2। इसको हम लोग जिंक क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिंक क्लोराइड। ये हमारा एक्वस है, यानी कि ये भी पानी में घुला हुआ है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अगर कोई लिक्विड से कोई गैस बाहर निकल रहा होता है तो उसके लिए हम लोग एरो अप का साइन देते हैं। इट मीन्स द गैस इज बीइंग इवॉल्व फ्रॉम दी सोल्यूशन। किसी लिक्विड से जब कोई गैस बाहर निकल रहा होता है तब हम लोग उसके लिए एरो अप का साइन देते हैं। और इस तरह के केस में एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एफरवेसेंस। यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में व्हाट यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे एफरवेसेंस। क्या ऑब्जर्व करेंगे? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है? एफरवेसेंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं बुदबुदाहट। क्या बोल सकते हैं इसको आप? बुदबुदाहट। समझ में आ रही है? जब किसी लिक्विड से कोई गैस बाहर निकलेगा
तो उससे बुदबुदाहट, जब बुलबुले बाहर निकलेंगे गैस के तो उससे बुदबुदाहट का एक साउंड आएगा। उसी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कहते हैं एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा आप दूसरा एसिड ले सकते हैं। कौन सा एसिड ले सकते हैं? मान लेते हैं हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन ले लिया। इसमें हमने अगेन जिंक के ग्रेनुअल्स को डालें। जनरली सोडियम और पोटाशियम को हम लोग इस तरह के रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। अगर हम एसिड के साथ सोडियम और पोटाशियम को रिएक्ट कराना चाहेंगे तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ एसिड वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और दो तरह के रिएक्शंस हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली द रिएक्शन दैट यू वांट विल नॉट अकर और दूसरे रिएक्शंस हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जिंक या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम के साथ इस तरह के रिएक्शंस कराते हैं और सोडियम और पोटाशियम को पानी जहां हो उससे दूर रखते हैं, बिकॉज पानी के साथ वो भयंकर रिएक्शन करता है। तो जिंक और H2SO4 के रिएक्शन के बाद आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा ZnSO4 विच इज़ एक्वस और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास HCl फिर से लिया गया है। अच्छा, ये जो हम इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैलेंस करना नहीं है। आप अपनी कॉपी में सारे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये हमेशा अपना काम मान लीजिए आप कि जितने सारे इक्वेशंस मैं लिखता हूँ ये सारे इक्वेशंस आपके बुक में, आपके कॉपी में बैलेंस होना चाहिए, जो हम पहले आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। चलिए, इसमें हम लोग क्या डाल दिए? इसमें हम लोग डाल दिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को डाले तो बन गया MgCl2 विच इज़ एक्वस, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, और ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये तीन रिएक्शन हमने बताया जिससे ये क्लियर हो गया कि किसी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये हो गया रिएक्शन किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। अब दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दूसरा रिएक्शन आपके बुक में दिया गया है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। बिफोर गोइंग टू दिस रिएक्शन आप मुझे ये बताएं, ज़रा याद करें कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है? मैंने प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में, कि आप मेटल को पहले बर्न करते हैं। मेटल को जब बर्न करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है। अब उस मेटालिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनता है। इससे हम ये कंक्लूड किए थे क्योंकि मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का होता है। तो जितने सारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी कि जो फर्दर आगे आप पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहीं से आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। क्या है? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स, कौन सा ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ये बात आपको पहले भी बताया है मैंने और अब फिर से आपको बता रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब कोई मेटल ऑक्साइड हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड पर्टिकुलरली नहीं लेंगे क्योंकि जिंक ऑक्साइड या फिर अल्युमिनियम ऑक्साइड ये स्पेशल ऑक्साइड्स है। दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। ये भी जान लीजिए आप, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ये डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, तो इसको भी हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं, नो बिग डील। तो इससे ही पहले कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड ले लिए। जिंक ऑक्साइड विच इज़ अ सॉलिड, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दिए। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस होगा क्योंकि एसिड का मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में है, एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों के रिएक्शन के तत्पश्चात आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है जिंक सल्फेट।
क्या मिलने वाला है, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये एक्वस होता है और साथ में बन जाता है H2O विच इज़ अ लिक्विड। इस रिएक्शन में कुछ हीट भी इवॉल्व होता है। आई डोंट थिंक कि आपके बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन इस रिएक्शन में लिटिल बिट ऑफ हीट भी इवॉल्व होता है और ऐसे रिएक्शन जहाँ हीट बाहर निकले उसको हम लोग कहते हैं एक्सोधर्मिक। तो ये रिएक्शंस एक्सोधर्मिक होते हैं। हमने और एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं हमने CaO सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया HCl में विच इज़ एक्वस, तो हमारा मिल जाएगा CaCl2 एक्वस, जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। साथ में क्या मिल जाएगा, H2O विच इज़ अ लिक्विड, और यहाँ भी हीट इवॉल्व होगा। ओके, तो ये रिएक्शन था किसके साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो बेस के तरह एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये किसके तरह बिहेव करता है, एसिड्स के तरह, और ये किसके तरह, ये तो हमारा सॉरी उल्टा हो गया, ये बेस की तरह बिहेव करता है और ये किसकी तरह बिहेव, ये तो है ही हमारा एसिड। तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए हमारे पास यही रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये था हमारा दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। कमिंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। आई होप यू आर मेकिंग योर नोट्स। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपका बुक सफिशिएंट है, लेकिन नोट्स बनाने से आपका रिवीजन होता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, फिर एक बार मैं याद दिला दूं आपको कि एसिड्स वाटर में कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे अब तीसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मैं दो टॉपिक कवर कर लेता हूं, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। दोनों बता देता हूं, ये आपके बुक में सिर्फ कार्बोनेट्स के बारे में दिया हुआ है। दोनों के साथ रिएक्शन सेम होता है, तो हम दोनों रिएक्शंस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी एसिड ले रहे हैं, आपके बुक में जो एसिड लिया है वही एसिड लेते हैं। HCl ले लिया हम लोग, HCl का रिएक्शन हम लोग करा दिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको खोजने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम कार्बोनेट मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप जो अंडा होता है, अंडे का जो शेल होता है, एग शेल, उसको क्रश करके कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर जो चॉक होता है, चॉक का पाउडर बना दीजिए, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बिहेव करेगा। वो सब कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। उसमें HCl का एक्वस सॉल्यूशन को डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में एक गैस, साथ में वाटर बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, क्या मैंने क्या HCl को CaCO3 में डाला तो एक सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर कोई दूसरा एसिड लेते हैं हम लोग और दूसरा कार्बोनेट लेते हैं, हमने एसिड ले लिया H2SO4 और हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होगा। मैग्नीशियम सल्फेट विल बी फॉर्म इन एडिशन विथ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग एक मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें कोई एसिड हम लोग ऐसा डालते हैं जो एसिड हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। वो एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा हमें, आप घर से विनेगर निकालिए, वहाँ ऑलरेडी ये एसिड पड़ा हुआ है। ये हमारा एसिटिक एसिड है। हमने वीक एसिड ले लिया। ये रिएक्शन क्योंकि आपके NCERT में भी कराया गया है, दैट इज़ वाई मैं ये रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, होगा क्या, ये आपका एसीटेट आयन, ये आपका क्या हो जाएगा, Na, पहले लिखेंगे हम CH3COONA। ये एक स्पेशल कंपाउंड बनता है। हमेशा कटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एनायन पहले लिखा जाता है, कटायन
बाद में लिखा जाता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ होने पर ऐसा सिस्टम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। और यही CO2 इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पहचान क्या है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ये जो कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट पार्ट से कौन सा गैस इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हमारा बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या है? अच्छा, ये बता दूं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कैसे करेंगे? पहली बात, इस कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करें तो इट इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रही बात? ये आग को बुझा देती है। तो एक बर्निंग कैंडल को अगर आप लेके जाएंगे तो बर्निंग कैंडल विल एक्सटिंग्विश, इससे पता चल जाएगा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा तरीका क्या है? स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट क्या है कि आप इसको लाइम वाटर से पास करें। आप अगर NCERT पढ़े होंगे तो लाइम वाटर का नाम ज़रूर सुने होंगे। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को कहा जाता है। उससे जब इस गैस को पास करेंगे तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि द गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ गई। चलें लिखें ज़रा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक बार याद दिला दूं कि बेसिस क्या करते हैं? बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। वाटर में कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो है वो है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। हीट का एक्शन क्या होगा? कुछ बेसिस जैसा कि NaOH है या KOH है, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर आयनिक सॉलिड, जब इसको आप हीट करेंगे, हीट का निशान आप डेल्टा लगाते हैं। हीट का निशान क्या लगाते हैं आप? डेल्टा। तो ये डिकम्पोज नहीं होता, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, बल्कि ये NaOH लिक्विड बन जाता है और ये KOH लिक्विड बन जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, बल्कि फिजिकल चेंज है। लेकिन कुछ ऐसे बेसेस हैं जिनको अगर आप हीट करेंगे तो दे अंडरगो डिकम्पोजिशन। यहाँ डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, NaOH ही रहा, सॉलिड से लिक्विड बन गया। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अ फिजिकल चेंज। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अ फिजिकल चेंज। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट एनी केमिकल चेंज तो वो एक फिजिकल चेंज है। विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन तो वो एक फिजिकल चेंज है। अब कुछ ऐसे बेसिस हैं विच अंडरगो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वाले बेसिस कौन से हैं ज़रा देख लें हम। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप हीट करेंगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में, ठीक है। अगर हमारे पास और बेस है अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसको आपने हीट किया तो ये टूटेगा Al2O3 प्लस H2O में। ओके, वेरी सिंपल। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं आप ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है आपका 3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 हो गया 6। हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6, अल्मोनियम 2 तो अल्मोनियम 2 है। ये बैलेंस है, क्या ऊपर वाला बैलेंस है हमारा? दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब एक हाइड्रोक्साइड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको अगर हीट करेंगे तो इसको हीट करने पर
मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो मेटल है ही नहीं। तो यहाँ पहले बनता है आपका अमोनिया, दो स्टेबल कंपाउंड बनता है, एक बनता है NH3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, और H2O, इसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्शन ऑफ हीट। देयर आर सम बेसेस विच अंडरगो फेज ट्रांजिशन, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये हो गया सॉलिड से लिक्विड बनना, और कुछ ऐसे बेसेस हैं विच अंडरगोज डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, हीट की वजह से हो रहा है। तो ये सब क्या कहलाया? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बेस की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब एसिड और बेस की कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, वो क्या है? वो हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है? एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है? तो जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, या फिर उल्टा बोले आप, किसी बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, तो एक प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और एक प्रोडक्ट बनेगा वाटर। और इस रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होगा, और ऐसा प्रोसेस जहां हीट इवॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन an acid with a base to produce salt and water with the evolution of heat is called neutralization reaction. आई थिंक आपको बात समझ आ गई। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे, दोनों को रिएक्ट कराएंगे और हम लोग सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब जानना यह है कि इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन क्यों रखा गया है, ये डिस्कस करेंगे हम, फिर बाकी बातें देखेंगे। मान लेते हैं हमने एक एसिड लिया HCl, बहुत ही कॉमन एसिड है, इसका एक्वस सोल्यूशन होगा। और हमने एक बेस लिया NaOH, इसका भी हमने एक्वस लिया। इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl एक्वस और H2O लिक्विड, और साथ में हीट इवॉल्व होता है। हीट नहीं भी लिखें तो काम चल जाएगा। ओके, ये है हमारा रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये जो HCl है, इसको जो ही पानी में डालते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है? H+ और Cl-। ये NaOH को पानी में डालने पर क्या प्रोड्यूस करता है? Na+ और OH-। एक्चुअली में इन सब के बीच में रिएक्शन हो रहा है। इन सब के बीच में जब रिएक्शन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? NaCl एक्वस, और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और Cl- अलग अलग रखता है। Na+ और Cl- अलग अलग रखता है, और H2O तो H2O है। समझ में आ रही बात? तो आप अगर देख सकते हैं रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में भी Na+ है, तो Na+ को कैंसिल करेगा, Cl- को कैंसिल करेगा। यानी कि Na+ और Cl- में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। असल में रिएक्ट कौन कर रहा है? H+ और OH- रिएक्ट कर रहा है और H2O बन रहा है। असल में दिस इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। असल में ये जो है ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ H+ विद OH- टू प्रोड्यूस वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन नाम क्यों हुआ? बिकॉज वाटर जो है हमारा, इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसका pH 7 होता है। इसका pH क्या होता है? pH 7 होता है। pH 7 होने का मतलब है ना तो ये रेड लिटमस के पेपर को में कोई कलर चेंज देगा, ना ही
ब्लू लिटमस के पेपर में कोई कलर चेंज देगा, इसीलिए ये न्यूट्रल है। और वैसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बन रहा हो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। हालांकि हर रिएक्शन में वाटर अगर बन रहा हो उसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास दो तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे, हमारे पास कंप्लीट, पार्शियल, तो वो बातें हम लोग जब इंडिकेटर डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। कुछ और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के, और दो एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे या फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्या ले सकते हैं हम लोग, एक एसिड लेते हैं हम लोग H2SO4, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस हो गया, इसमें हमने एक बेस डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, K और SO4 रिएक्ट करके बना देगा K2SO4 का एक्वस, साथ में इसका H+, इसके OH- से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बन गया पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट। हालांकि आयंस के फॉर्म में है, एक्वस का मतलब वो अलग अलग आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने एक और एसिड लिया, हमने ले लिया HNO3 एक्वस, इसका रिएक्शन हमने करा दिया MgOH होल ट्वाइस एक्वस के साथ। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ये लिखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो नाइट्रिक एसिड ने क्या बनाया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, क्या बातें हैं वो देख लें। क्या है, H2SO4 अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है, क्योंकि एसिड्स कोरोसिव होते हैं और स्पेशली H2SO4 क्या करता है, H2SO4 एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्किन टिश्यूज़। हमारे स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के दौरान वो हमारा जो टिश्यू है वो टिश्यू बर्न कर देता है। HNO3 जो क्या करता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हमारे स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट करके स्किन को पल्प लाइक मास बना देता है, यानी कि स्किन को पूरा गला देता है एक तरह से। और उसी तरह से हमारे पास दो बेसिस हैं, एक है NaOH और एक है KOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा और KOH को हम लोग बोलते हैं कास्टिक पोटाश। इन दोनों के नाम में कास्टिक क्यों है, कास्टिक का मतलब इसके पास कोरोसिव नेचर है, स्किन को कोरोड कर सकता है, यानी कि दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। ये भी हमारे किस नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बता दी। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है, काफ़ी आसान एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन से आगे बढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे। ताकि टाइप ऑफ सॉल्ट तभी समझ आएगा जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के टाइप को समझेंगे, फिर इंडिकेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, फिर यूजेस वगैरह है हमारे एसिड और बेसिस के, फिर सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये सारी बातें हो सकता है 2 लेक्चर्स और लगे। तो आज के लेक्चर में जितनी बातें मैंने बताई, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को ख़त्म करने के बाद लाइक ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त कोई पढ़ने वाले हैं तो उस तक शेयर भी करें ताकि सब तक बात पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।